9 जुलाई 1999। महज 9 साल का फैजल रज्जाक हमेशा की तरह अपने घर से निकलता है। भीड़ से भरे इस शहर की तंग गलियों में फैजल अपने काम पर जा रहा था। उसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए फैजल एक छोटी सी कागज फैक्ट्री में पैकेजिंग का काम करता था। ये आखिरी दिन था जब उसकी माँ उसे देख रही थी। इसके बाद फैजल कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी माँ ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की संकड़ी गलियां उसे जिंदा निगल गई हो। ये सिर्फ अकेले फैजल रज्जाक की कहानी नहीं है, ये उन सैकड़ों बच्चों की कहानी है जो घर से निकले और फिर कभी वापस लौट कर घर नहीं आए। मई से लेकर सितंबर तक महज 7 महीने के भीतर 100 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया गया। ना उसे उन बच्चों पर दया आई और ना ही किसी को उनकी चीखें सुनाई दी। 100 बच्चों को मौत की नींद सुलाने वाला सीरियल किलर ना अमेरिका का रहने वाला था, ना मैक्सिको का और ना ही यूरोप के किसी देश का। उसका नाम जावेद इकबाल था और वो पाकिस्तान के लाहौर शहर का रहने वाला था। पुलिस के पास केस की छोटी से छोटी डिटेल मौजूद थी, मारे गए बच्चों से लेकर मारने वाले शख्स तक। नहीं था तो बस मारने वाला शख्स जावेद इकबाल मुगल। दिस इज हरिकिशोर बिश्नोई एंड यू आर वॉचिंग मर्डर स्टोरी ऑफ द 100 चिल्ड्रंस। 22 नवंबर 1999। डेली जंग न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर खबर नईम के टेबल पर एक लेटर आता है। बाहर से देखने में एक आम लेटर की तरह देखने वाला ये लेटर जब खबर नईम ने खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उनके होश उड़ गए। लेटर की पहली लाइन थी, आज मेरा 100 बच्चों को कत्ल करने का वादा पूरा हुआ और अब मैं रावी नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रहा हूँ। लेटर के साथ कुछ तस्वीरें भी थी जिनके आगे लिखा था, आपके अखबार के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कौन हूँ मैं और मैंने किस काम को अंजाम दिया है। मैं ये लेटर पुलिस को भी भेज सकता था पर उन्हें मेरी बातों का यकीन नहीं होगा, वो इन बातों को मजाक समझेंगे। आप मेरे घर पर जाइए, आपको कत्लों का पूरा माजरा समझ आ जाएगा। जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको मेरे घर पर मिल जाएगी। लेटर के नीचे पता लिखा था, जावेद इकबाल 16B रावी रोड, लाहौर, पाकिस्तान। खबर नईम को भी शुरू में ये लेटर एक मजाक लगा पर लेटर में लिखी बातें उनके दिमाग में खटक रही थी। उन्हें लगा अगर ये लेटर एक मजाक भी है तो ऐसा घटिया मजाक कौन कर सकता है, और अगर लेटर में लिखी बातें हकीकत हुई तो। उन्होंने अपने सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए अपने नीचे काम कर रहे एक पत्रकार जामेल चिश्ती को लेटर पर लिखे पते पर जाने को कहा। जामेल चिश्ती जब पते पर जा रहा था उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था वो क्या देखने जा रहा है, शायद उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर। जामेल जब पते पर पहुंचता है तो देखता है जिस घर का पता उस लेटर पर लिखा है उस घर के बाहर लॉक लगा है। नतीजन जामेल बिना वक्त गवाए दीवार फांद कर घर के अंदर एंटर कर जाता है, लेकिन घर के अंदर एंटर करते ही उसे एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। जामेल को इस दुर्गंध से घिन आने लगी, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और अपने कदम घर में अंदर की तरफ बढ़ा दिए। अंदर घुसते ही उसे सबसे पहले चप्पलों का एक ढेर दिखाई दिया। बाद में पुलिस जाँच के दौरान पता चला ये लगभग 86 चप्पलों की जोड़ियां थी। घर के बरामदे के एक कोने में खून से सने कपड़ों से भरी हुई एक बोरी रखी थी। जब जामेल चिश्ती ने बोरी को खोला तब जाकर उसे पहली बार लेटर में लिखी बातें हकीकत लगने लगी, पर असली झटका अब तक लगना बाकी था। घर के एक कोने में नीले रंग के 2 ड्रम रखे थे जिनसे दुर्गंध आ रही थी। जामेल चिश्ती उन ड्रम्स के पास जाता है और पास जाकर उनसे ढक्कन हटाता है। ड्रम्स ऊपर तक एसिड से भरे थे और उस एसिड के ऊपर इंसानी शरीर के लोथड़े तैर रहे थे। इन लोथड़ों को देखकर जामेल की आंखें फटी की फटी रह जाती है और इस वक्त पर आकर जामेल को रियलाइज होता है लेटर में लिखी बातें कोई मजाक नहीं है, हर एक बात जो उस लेटर में लिखी है हकीकत है। जामेल के हाथ पांव फूलने लगे। उसने जल्दी जल्दी में अपनी जेब से फोन निकाला और डेली जंग के चीफ एडिटर खबर नईम और लाहौर पुलिस को कॉल करके पूरा माजरा सुना दिया। उस घर के एक कमरे से 32 पेजों की एक डायरी मिली। उस डायरी के अंदर उन बच्चों की तस्वीरें थी जिनको उसने मारा था। तस्वीरों के साथ बच्चों की छोटी से छोटी डिटेल मौजूद थी, उनका नाम, उनका पता, उन्हें कहां से और कैसे लेकर आया गया, यहाँ तक कि बच्चों को कैसे मारा गया ये भी डिटेल में लिखा था। तस्वीरों के ऊपर काउंटिंग भी कर रखी थी ताकि वो बच्चों की संख्या याद रख सके। फर्श से एक जंजीर भी मिली जिससे कुछ बच्चों को गला घोंट कर मारा गया था। 23 नवंबर 1993 डेली जंग न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर 100 बच्चों के कत्ल की खबर छपती है। जिसने भी इस खबर को पढ़ा
दंग रह गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर कोई इतना बड़ा दरिंदा कैसे हो सकता है जो 100 बच्चों को मौत की नींद सुला दे। आखिर इतने सारे कत्ल करने के पीछे मकसद क्या था? अखबार में 57 बच्चों की तस्वीरें छपी थी। तस्वीरों के साथ उनके घर का पता और उनका नाम भी दिया हुआ था। जिनकी तस्वीरें अखबार में छपी थी उनके माँ बाप दिन चढ़ने तक क्राइम लोकेशन पर इकट्ठा हो गए, लेकिन सिवाय मायूसी के उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। उनके बच्चे ऐसी काल कोठरी में जा चुके थे जहाँ से लौटकर आज तक कोई वापस नहीं आया। जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों के वापस लौटने की उम्मीद थी, एक अखबार के पन्ने ने उनकी सारी उम्मीद मिट्टी में मिला दी। 9 साल का फैजल रज्जाक घर नहीं लौटा। 13 साल का शकील स्कूल के लिए घर से निकला था और कभी वापस लौट कर नहीं आया। फराज पास की किराने की दुकान से शक्कर लाने गया था, वापस कभी नहीं लौटा। 16 साल का एजाज मालिश का काम करता था, एक दिन किसी की मालिश करने गया और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। 13 साल का जिसान नजीर, 16 साल का अब्दुल मजीद, 14 साल का तस्लीम हुसैन, ये वो नाम है जो लाहौर की गलियों से हमेशा के लिए लापता हो गए। मई 1999 से लेकर नवंबर 1990 तक महज 7 महीने के भीतर शहर की गलियों से 100 जिंदगियां लापता हो गई। इस घटना से लाहौर शहर के बच्चों में इतना खौफ फैल गया कि उन्होंने घरों से निकलना छोड़ दिया। पेरेंट्स ने बच्चों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी। हालात इस कदर खराब थे कि ढूंढने पर भी शहर की गलियों में कोई बच्चा न मिले। यह खौफ का माहौल लगभग 1.5 महीने चला, जब तक जावेद इकबाल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ गया। पुलिस के पास केस की छोटी से छोटी डिटेल मौजूद थी, लेकिन इतना बड़ा कांड करने के बाद भी जावेद इकबाल उनकी गिरफ्त से दूर था। उसे ढूंढने के लिए लाहौर पुलिस पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले खड़े कर दिए गए। शहर से बाहर निकलने वाली हर सड़क पर नाकाबंदी करके चेकिंग की जाने लगी। रावी नदी को जालों से भर दिया गया, पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। पुलिस को किसी भी हालत में जावेद चाहिए था, जिंदा या मुर्दा। शायद उनकी तलाश अब खत्म होने वाली थी। 8 दिसंबर 1999 की सुबह चेहरे पर मफलर लपेटे एक शख्स डेली जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस में एंटर करता है। वो पत्रकारों को बताता है, मुझे जावेद इकबाल ने भेजा है, अगर आप लोग उन्हें पुलिस के टॉर्चर से बचा लेंगे तो वो सरेंडर करने को तैयार हैं। पत्रकार इस बात के लिए झूठी हाँ भर देते हैं और वो शख्स अपने चेहरे से मफलर हटा लेता है। वही जावेद इकबाल था। डेली जंग के चीफ एडिटर खबर नईम तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और कॉन्फ्रेंस बुलाकर जावेद को तुरंत उनके सामने सरेंडर करवा देते हैं। पत्रकारों ने घंटों जावेद से सवाल जवाब किए, कितने बच्चों को मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, और वो एक एक करके मर्डर्स की सारी डिटेल मीडिया के सामने रखता रहा। न उसे अपने किए पर कोई पछतावा था और न ही उसके चेहरे पर खौफ की कोई लकीर मौजूद थी। उसका बिहेवियर बिल्कुल एक साइको जैसा था। जावेद होमोसेक्सुअल था। वो लड़कियों की बजाय लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता था। 1983 में उसके परिवार ने उसकी शादी एक लड़की के साथ करवा दी। ये शादी लगभग 1 साल चलने के बाद टूट गई, जिसका कारण जावेद की होमोसेक्सुअलिटी थी। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बच्चे उसके लिए सबसे इजी टारगेट थे और इसके लिए उसने अपनी लाइफ के शुरुआती दिनों में एक गेमिंग सेंटर भी खोला था ताकि वो यहाँ खेलने वाले बच्चों के साथ सेक्स कर सके। वो कभी बच्चों को लालच देकर तो कभी डरा धमका कर उनके साथ घिनौने काम करता। जावेद का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ। 1993 में जब जावेद के फादर की डेथ हुई तो उसे वसीयत में एक हवेली और लाखों रुपए मिले। लड़कों पर लगातार खर्चा करने की वजह से 1997 तक आते आते महज 4 साल के भीतर उसके सारे पैसे खत्म हो गए। फिर भी उसने अपनी हवस नहीं छोड़ी। नतीजन उसने अपनी हवेली बेच दी और लाहौर में किराए पर मकान लेकर रहने लगा। इस वक्त तक जावेद के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर यहाँ से कहानी बदलने वाली थी। एक दिन जावेद लाहौर की दाता दरबार नामक मस्जिद से एक 19 वर्षीय लड़के को काम देने के बहाने अपने कमरे पर लेकर आता है। पर कमरे पर लाने के बाद जावेद उस लड़के से अपने शरीर की मसाज करवाता है और मसाज के बाद जावेद जबरदस्ती उस लड़के से अपनी इच्छा पूर्ति करता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रात को जब जावेद नींद में सो रहा था तब उस लड़के ने दीवार पर लटकी बंदूक उठाकर जावेद के सर पर जबरदस्त वार किया और तब तक मारता रहा जब तक जावेद अधमरा नहीं हो गया। इसके बाद वो लड़का जावेद को उसी हालत में छोड़कर तुरंत पुलिस थाने भाग गया। जावेद लगभग 22 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा। इस दौरान जावेद की माँ उसकी इस हालत को देखकर रोती रही। उनको जावेद की इस स्थिति से बहुत बड़ा धक्का लगा। इससे पहले कि जावेद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो पाता, उसकी मां की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। इस घटना के बाद जावेद की सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी तरह खत्म हो गई। इंक्वायरी के बाद कोर्ट ने जावेद को 100 करोड़ की सजा सुनाई और यहीं से 100 का आंकड़ा उसके दिमाग में बैठ गया। उसने 100 माओं को रुलाने की कसम खा ली। मई 1999 से लेकर सितंबर 1990 तक महज 7 महीने के भीतर उसने 100 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। ना उसे उन बच्चों पर दया आई और ना ही किसी को उनकी चीखें सुनाई दी। जिन 100 बच्चों को उसने मौत की नींद सुलाया था उनमें
से 82 बच्चों की ही पहचान हो पाई। 18 बच्चे जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, उनकी तो पहचान ही नहीं हो पाई। मारे गए सभी बच्चों की उम्र लगभग 6 से 16 वर्ष के बीच थी। सड़क पर रहने वाले, घर से भाग कर आए, अनाथ, काम की तलाश करने वाले बच्चे उसके लिए सबसे इजी टारगेट थे। जब मरे हुए बच्चों का मलबा ज्यादा हो जाता था तो वो उस मलबे को रावी नदी में डालकर आ जाता था। जावेद की सनक ने 100 मासूम बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी। सनक उसके दिमाग पर इस कदर हावी थी कि वो मौत तक अपने कारनामों को जस्टिफाई करता रहा। पूछताछ के बाद मीडिया वालों ने जावेद को लाहौर पुलिस के हाथों में सौंप दिया। पुलिस रिमांड के दौरान जावेद बार बार अपने बयान बदलता रहा। कभी कहता कहीं बाहर से 20 लोग आए और 100 बच्चों को मार कर चले गए। कभी कहता कत्ल तो मैंने ही किए हैं, पर किए इसलिए ताकि सड़क पर रहने वाले बच्चों पर भी कोई ध्यान दे। लेकिन कभी भी वो अपने कत्लों से नहीं मुकरा। 16 मार्च सन 2000 को लाहौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जावेद के केस में सजा सुनाई। सजा सुनाते वक्त जज ने कहा जावेद का गला उसी तरह घोटा जाए जिस तरह उसने बच्चों का घोटा था, और फिर उसे 100 टुकड़ों में काटकर एसिड में घोल दिया जाए। इस कांड में साजिद, साबिर और नदीम नाम के 3 लड़कों ने जावेद का साथ दिया था। साबिर जो सिर्फ 13 साल का था, उसे कोर्ट ने 46 ईयर्स की सजा सुनाई। नदीम को 186 साल और साजिद को 686 साल की सजा सुनाई। लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दबाव में लाहौर हाईकोर्ट ने जावेद की सजा को फांसी और साथ देने वाले 3 लड़कों की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सजा के बाद जावेद को उसके साथियों के साथ लाहौर की कोट लखपत जेल में डाल दिया गया। 9 अक्टूबर 2001 को सजा मिलने के लगभग 1.5 साल बाद जावेद और उसका साथी साजिद दोनों अपनी अपनी कोठरियों में अपनी अपनी ओढ़ने की चादरों से लटके हुए मृत पाए गए। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन जांच के बाद पता चला कि मरने से पहले उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी। लेकिन पुलिस कभी भी मारपीट करने वालों को नहीं तलाश पाई।